हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ आज हम चालू करते हैं इंटीग्रेशन पार्ट 2, जिसमें हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन का असली रूप, जो असली स्वरूप है अब आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास बहुत ज़ोरों शोरों से। पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताते हुए ले जाऊंगा। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, और आगे चल के हाहाकार विद संस्कार में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट कीजिए। y दिया हुआ, y इक्वल टू अल्फा x टू द पावर -3/2 प्लस बीटा x टू द पावर +3/2 प्लस गामा, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो है कांस्टेंट है। भैया अल्फ़ा बीटा एंड गामा कांस्टेंट छे। देन यू हैव टू फाइंड y dx मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो समझ लो कि जितना मतलब 2 रूल आपको इंटीग्रेशन का पढ़ाया हो ना, वो समझ लो ये क्वेश्चन संभाल लेगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन करो आप, पहले इसका इंटीग्रेशन करो, फिर इसका इंटीग्रेशन करो, फिर गामा का इंटीग्रेशन करो। आया समझ में? देखो आप अब कैसे होगा, पहले पॉज करके आप करो, फिर मैं बताता हूँ। डायरेक्ट मैं बता दूंगा तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है? तो पहले पॉज करके आप कीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। आपके पास दो मिनट नहीं, 1 मिनट है। 1 मिनट काफ़ी है इसमें। ठीक है? चलो मैं करता हूँ इसे। देखो y dx भैया अल्फा x टू द पावर -3/2, इसको लिखेंगे कैसे? चलो पहले मैथमेटिकल फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो फास्ट करूँगा। ठीक है? देखो अल्फा x टू द पावर -3/2 ऐसे लिखेंगे इसका dx प्लस बीटा x टू द पावर +3/2 dx प्लस गामा dx। ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है? अब इंटीग्रेशन आपको सेपरेट इंटीग्रेशन इसका, सेपरेट इंटीग्रेशन इसका और सेपरेट इंटीग्रेशन इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है? करो इसे। अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आएगा इंटीग्रेशन से। ठीक है? अब x टू द पावर -3/2 का x टू द पावर -3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1। ठीक है? ये हो गया भैया। ठीक है? प्लस अब बीटा भी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो बीटा इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है, समझ में ना? बीटा इंटीग्रेशन से बाहर, और x टू द पावर +3/2 है तो इसका x टू द पावर +3/2 प्लस 1 बाई +3/2 प्लस 1। आया समझ में? आया? कैसे हो रहा है? आया? ठीक है। देखो आप इसका गामा dx, आप गामा dx, अब मैं आपको बोलता था कि y बराबर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का आपको कराया था प्रीवियस क्लास, याद कीजिए। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको चिपका देंगे, मतलब गामा x। संतुष्ट हो? सेटिस्फाई हो? ठीक है। देखो यहाँ पे अब अल्फा, इसको सोल्व कर लो आप, क्या दिक्कत है? ये तो बहुत आसान हो गया। इंटीग्रेशन तो यहाँ तक करना था, बाकी तो ये कैलकुलेशन है। आ रहा है ना? देखो अल्फा x टू द पावर -3/2 प्लस 1 कितना होता है? -1/2, मतलब x टू द पावर -1/2 बाई -1/2 प्लस ये है बीटा x टू द पावर +3/2, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 5/2 बाई यह हो जाएगा 5/2। करके देखो आएगा 5/2 प्लस गामा x। आया? प्लस गामा x। ठीक है? प्लस गामा x। देखो अब यहाँ पे सोल्व कर लो इसे। ये 2 है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा x टू द पावर -12, लेकिन ये माइनस है, इधर आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है? ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है? प्लस बीटा, बीटा है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बीटा x टू द पावर 5/2 बाई 5। कोई शक? देखो यहाँ पे, और ये हो जाएगा गामा x। आ रहा है समझ में? आया समझ में? चलो इसे नोट करो फटाक से। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन तो मैंने किया, आपने नहीं किया होगा। अगर आपने कर लिया होगा तो दूसरा भी करो। ठीक है? तो पहले इसे नोट कर लो आप। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन को करो, जल्दी करो, फास्ट करना है, देर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जल्दी क्वेश्चन कर लो, कहीं देर ना हो जाए। वो गाना सुने हो ना कि आजा रे मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो क्वेश्चन कर ले रे, नहीं तो तेरा मन घबराए, तेरा एग्जाम गड़बड़ाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन को फास्ट कीजिए आप, जल्दी कीजिए, फास्ट फास्ट। भाई ये सबसे आसान सवाल है, सेपरेट सेपरेट करना है। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। कहाँ फंसोगे आप, मुझे पता है। अगर आप केयरफुली रिवीजन नहीं किए होगे तो फंसोगे इसमें। ठीक है? चलो पॉज करके कर लो इसे, मैं करता हूँ इसे। ठीक है? आप आंसर मैच करना। देखो y dx निकालने का अपने को, तो ये पहला दिया है 3x टू द पावर 4, तो डायरेक्ट मैं करता हूँ, इसको कर लो। 3 कांस्टेंट से बाहर, x टू द पावर 4 का x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस ये 2x टू द पावर -1 है तो 2 x टू द पावर -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1, ये प्लस 20x। ये गलत है।
गलत है ये, आपको लग रहा होगा ये सही है, ये गलत है, सरासर गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे गलत हो जा रहा है। मैं लिख के इसे क्यों काटा? मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको इसका सही आंसर दे सकता था, लेकिन मैं इसे लिख के काटना चाहता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ही इसे गलत किया होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ये फॉर्मूला था ना y = x⁴n का y dx जब हम निकालते थे, y dx जब हम निकालते थे, y dx, तो इसका आता था x⁴n+1/n+1 आता था ना, आता था, जहाँ पे ये नॉट वैलिड फॉर n = -1। अगर यहाँ पे -1 आ जाता है, यहाँ पे -1 आ जाता है, तो ये फार्मूला नहीं वैलिड होगा, इसीलिए ये काटना पड़ा मुझे। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए इसका सही रूप मैं बताता हूँ, इसका सही रूप बताता हूँ। तो आपको ये बताया था कि भैया x⁻−1 दिया हुआ है ना, y = x⁻−1, इसका y dx जो होता है ना, ये होता है log base x होता है ना, क्योंकि log base x का इंटीग्रेशन जो होता है 1/x होता है। x⁻−1 या 1/x सीधी सी बात है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? log base x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। समझ में आ रहा है ना? तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टा है, इसीलिए यहाँ पे खेला हो गया। ठीक है, तो इसका सही सोल्यूशन मैं करता हूँ। देखो सोल्यूशन इसका सही करता हूँ। सही सोल्यूशन क्या होगा? राइट सोल्यूशन ये होगा कि y dx आपको फाइंड करना था, तो ये तो सही है, ये तो सही किया, ये भी सही किया, लेकिन बस यहाँ पे गलत आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो इसका तो यही हो जाएगा 3x⁴+1/4+1 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 2, डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, x⁻−1 का log base ex 1 log base ex, ठीक है, प्लस 20 का 20x, ये आपका आंसर हो गया। इसे सोल्व कर लो। अच्छा 3x⁵5/5 प्लस 2 log base ex प्लस 20x, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में आपको? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे सोल्व करो आप। मैं अगर क्वेश्चन देता हूँ कि इफ़ y = 5 देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तो फटाक से बोल दोगे आप, मैं सिखा चुका हूँ आपको। ये बोलोगे आप कि भैया सॉल्यूशन जो होगा ना इसका सॉल्यूशन, ये तो बहुत आसान है, y dx = 5x + c, सिखा चुका हूँ आपको। ठीक है, ये 5x + c होगा, क्योंकि बताया था जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, उसके साथ एक मतलब उसका जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो चिपक जाएगा। ठीक है, और c तो एक कांस्टेंट है तो आएगा ही, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, डेफिनिट होता तो नहीं आता। ठीक है, देखो आप, लेकिन मकसद मेरा ये सवाल कराने का नहीं है, मकसद है दूसरा कोई सवाल कराने का। ठीक है ना, उससे समझ लो कि जितना भी इंटीग्रेशन का फिजिक्स में यूज होता है ना, नेक्स्ट सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। ठीक है ना, देखो आप, नेक्स्ट सवाल मैं करता हूँ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नहीं है, समझ लो, एक मतलब ये कॉन्सेप्ट जैसा है, एक कॉन्सेप्ट जैसा है, क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा। इसे स्टार मार करके लिख लो, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, जितना डालना चाहते हो डाल दो। मैं तो 5 स्टार दूंगा इसको, क्योंकि 5 स्टार मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, देखो आप, क्वेश्चन ये है कि इफ़ y = 1 देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, चलो पहला विथ रेस्पेक्ट टू मान लो x, दूसरा विथ रेस्पेक्ट टू मान लो मैग्नेटिक फील्ड, b से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, c में मान लो विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है ना, d में मान लो आप विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स, e में मान लो आप विथ रेस्पेक्ट टू संस्कार। क्यों नहीं, विथ संस्कार के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते हो? क्या है, कर सकते हो संस्कार के रेस्पेक्ट में, आप अपने भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, एफ नंबर देखो, मान लो मैं बोल दूँ विथ रेस्पेक्ट टू, रहने दो, इतना ही रहने दो, ABCD कुछ भी डाल सकते हो आप, समझ में आ रहा है ना। मैं विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन बोल दिया, विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स बोल दिया, विथ रेस्पेक्ट टू संस्कार बोल दिया। ठीक है ना, अब देखो इफ़ y = 1, तो आपने क्वेश्चन में ऐसा देखा, मतलब इसका कराने का मतलब क्यों, मतलब मैं कराना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं क्यों कराना चाहता हूँ, पहले ये जानो आप। आपने देखा होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, dA = लिखा होता है ऐसे 3x² dx, ऐसे कुछ लिखा होता है ना 3x² dx, तो ये dA का इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये हो जाता है, और ये हो जाता है 3x² dx, ऐसे ये हो जाता है। समझ में आ रहा है, dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब ये आया तो कैसे आया, ये क्वेश्चन जो है बताएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताएगा। देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन क्या करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, इसे स्टार मार्क करके आप अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, देखो मैं इसे समझाता हूँ, पहले एक समझाऊंगा, अपने आप हिसाब आप कर दोगे। चलो संस्कार के रेस्पेक्ट में समझाता हूँ, संस्कार के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ई नंबर समझाता हूँ, ई का सॉल्यूशन करता हूँ। चलो ई का छोड़ो, ई में कन्फ्यूज हो जाएगा आप। ए के रेस्पेक्ट में आपको पहले बताता हूँ, ए के रेस्पेक्ट में, ए है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स,
मतलब बोल रहा हूँ मैं कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है भैया वाई डी एक्स, मतलब वाई की जगह पे आना चाहिए 1, मतलब 1 dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 1x⁻0 dx, 1x⁻0 dx, तो x⁻n है तो इसको लगाओ, 1 है तो कांस्टेंट बाहर। ठीक है, x⁻0 का x⁻0, ये तो इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन का साइन क्यों, ठीक है ना, x⁻0 प्लस x⁻0 यहाँ +1 बाई 0 + 1 यहाँ पे +c। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको क्या आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x + c। सोल्व करो, x + c आएगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन जो हुआ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आया x, और c तो मिला अपने को क्या, किस चीज़ में, उपहार में मिला एक, मतलब ये गिफ्ट है, c जो है गिफ्ट है, समझ में आ रहा है ना, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं बस वही आंसर हो जाएगा। आया फील आया इससे? जैसे मान लो बी में विथ रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका वाई डी बी क्या आ जाएगा, वाई डी बी, मतलब यहाँ पे वाई डी बी का मतलब वाई की जगह पे 1 dB, या कहीं कहीं देखिएगा आप जब सवाल सोल्व कीजिएगा तो सवाल में आपको 1 dB दिखा हुआ नहीं मिलेगा भैया, आपको सवाल में मिलेगा, जानते हैं क्या, dB का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे DA का इंटीग्रेशन मिल गया यहाँ पे, समझ में आ रहा ना, DA का A मैंने लिखा, वैसे DB का इंटीग्रेशन क्या होगा, चुपचाप B + C यहाँ पे कांस्टेंट है, आप B भी लिख सकते हो आंसर। ठीक है ना, फिजिक्स में बस इतना यूज होता है, फिजिक्स में ज़्यादा मैथ वाला लोचा नहीं लगाने का, समझ में आ रहा था। सी में देखो विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड है, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे लिखिएगा आप 1 dB लिखिएगा, तो 1 dB कितना आ जाएगा, 1 dB निकालना है, मतलब आपको dB का इंटीग्रेशन करना है, तो चुपचाप B + C, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालो यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड तो करा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का करो यहाँ पे, E + C आ गया, मतलब समझ में आ रहा है आपको। डी नंबर वैसे ही होगा, डी नंबर आप बताओ, डी नंबर का आंसर क्या होगा, F + C। ई नंबर का क्या होगा, ई नंबर का होगा संस्कार + C, समझ में आ रहा है ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम करें फोर्स, विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स, तो इसको लिख देंगे DF, समझ में आ रहा है, एक स्टेप मैं कम करता जा रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ है, समझ में आ रहा है। पहले स्टेप से तो आपको सब क्लियर हुआ, दूसरे में एक स्टेप और कम किया, तीसरे में एक स्टेप और कम किया, और इसमें एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर F + C आ रहा है समझ में। अब देखो F नंबर क्या है, F नंबर, ये D नंबर हुआ, E नंबर क्या है, E नंबर है भैया विथ रिस्पेक्ट टू संस्कार। विथ रिस्पेक्ट टू संस्कार अगर आप करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू संस्कार कैसे होगा, विथ रिस्पेक्ट टू संस्कार आप ऐसे लिखेगा कि D संस्कार, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू संस्कार करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संस्कार + C, संस्कार + C। आ रहा है समझ में, आया समझ में, तो आप कमेंट में अभी लिखो कि भेरी बहुत ज़्यादा आसान था ये, समझ में आ रहा ना। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में लाइक ठोको और कमेंट ठोको, समझ में आना, दिल बरसाओ। ठीक है, चलो इसे नोट करो फटाफट, जल्दी फास्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप यहाँ पे देखो बोर्ड पे पहला मैं कराता हूँ आपको इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है क्या भैया, जैसे आप डिफरेंशिएशन किए थे ना वैसा ही है, उसी का उल्टा कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला मैं देता हूँ आपको ए नंबर y = sin x है, y = sin x है। मैं दूसरा देता हूँ आपको 2 नंबर में y = cos x है। बताओ, आप उल्टा कर देना है, बस उलट देना है, समझ में आ रहा है ना। इन्वर्स है तो आप अपने से निकाल दो इसे। पहले आप इसका बताओ dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन भी बताओ, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन भी बताओ, उसके बाद इंटीग्रेशन बताना आप, इसके बाद इंटीग्रेशन बताना, y/dx बताना। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, y = cos x का dy/dx क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आप इंटीग्रेशन ही बताना y/dx क्या होगा। ठीक है, चलो ये आप अपने से करो, अपने से कर लोगे, बहुत आसान है ये। ठीक है ना, आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि जो dy/dx आएगा ना, dy/dx उसका क्वेश्चन ढूंढना है और उसका आंसर, आप उसका आंसर चिपका दीजिएगा उसमें। ठीक है, देखो आप कैसे होगा ये, dy/dx क्या होगा भैया, cos x, ये तो बहुत आसान है, cos x। इसका dy/dx क्या होगा, -sin x। ठीक है, -sin x। अब आपको निकालना है sin x का, तो sin x इधर है आंसर में, डिफरेंशिएशन में आंसर में। इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos x, लेकिन sin x है, लेकिन यहाँ पे -sin x दिया हुआ है, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो sin x का क्या हो जाएगा, -cos x + c, चुपचाप आंसर आ रहा है समझ में, आ गया होगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखो, इसका y/dx निकालना cos x का, cos x ढूंढो किधर है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि इसका उल्टा होता है भैया, उल्टा होता है ना, तो cos x यहाँ पे है, तो cos x का हो जाएगा sin x + c, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए सी आया। ठीक है, आया समझ में आपको, आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, वही भैया e⁻x का। अगर बताओ कि अगर मैं देता था y = e⁻x, तो इसका मैं पूछूँ आपसे dy/dx क्या होगा, तो dy/dx होगा e⁻x ही, क्योंकि ये जो है बेशरम है, कह रहा है कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं वैसे ही रहूँगा, तुम मुझे 10 चाटी मार दो मैं वैसे ही रहूँगा, 100 चाटी मार दो वैसे ही रहूँगा, मुझे नाली में फेंक दो मैं वैसे ही रहूँगा, समझ में आ रहा है ना।
तो इसका वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स। भाई सीधी सी बात है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन, तो इसी का उल्टा है उसका, सॉरी इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसी का उल्टा इसका इंटीग्रेशन, है ना समझ में। तो सीधी सी बात है, वाई डी एक्स इसका भी एक्स ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। आप इसको कहीं से ही मारो, इधर से मारो, इधर से मारो, आगे से मारो, पीछे से मारो, या ऊपर से मारो, नीचे से मारो, कह रहा है मैं ई टू द पावर एक्स ही रहूँगा। तो मेरे को मतलब क्यों करना चाहता है इंटीग्रेशन मेरा, ये बोल रहा है कि मेरा इंटीग्रेशन मत कर, मेरा डिफरेंशिएशन मत कर, मैं ऐसे ही ई टू द पावर एक्स हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो चिपकाने की जरूरत नहीं है, डी बाई डी एक्स मत चिपका मेरे पीछे। समझ में आ रहा है ना। ये भी बोल रहा है कि मेरे पीछे नाग मत लगा, मैं वैसे ही हो जाऊँगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो इसे नोट करो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन, इससे पहले जो भी हम करते थे वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन था, जिसमें हम कांस्टेंट एक चिपका देते थे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब एक इसका लिमिट होगा। समझ में आ रहा है ना। उस लिमिट के अंदर में हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं एक क्वेश्चन से इसे कराना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन से कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन में देता हूँ आपको, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है क्या। मैं अगर ऐसे बता दूँ बला बला कॉन्सेप्ट इसका, तो थोड़ा कम घुसेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन से कराऊँ तो आपको ज़्यादा घुसेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 2 टू x2 इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे क्या दिया, उस समय मतलब जब इससे पहले जब मैं आपको इंटीग्रेशन कराता था तो कैसा क्वेश्चन देता था, मैं क्वेश्चन देता था कि इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। बस यहाँ तक क्वेश्चन स्टॉप आकर हो जाता था ना। तो वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन था, मतलब उसमें कोई लिमिट था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे लिमिट डाल दिया मैं कि x1 मतलब 2 से 5 के बीच में ही आपको करना है, 2 to 5 के बीच में ही आपको करना है। समझ में आ रहा है ना। 2 से 5 के बीच में ही आपको करना है। तो देखो कैसे होगा, यहाँ मैं सोल्यूशन करता हूँ। समझ में आ रहा है ना, सोल्यूशन करता हूँ। देखो आप बहुत ध्यान से इसे देखो। मैं पहले क्या करूँगा, सिंपल इंटीग्रेशन करूँगा जैसे होता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा y dx, y के जगह पे मैं लिखूँगा यहाँ पे x टू द पावर 3 dx। ठीक है, अब x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है आपका x टू द पावर 3 + 1 बाई 3 + 1। समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे c ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है ना। नो c, यहाँ पे कोई c ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट ऐड करेंगे। लिमिट क्या था यहाँ पे, अब x टू द पावर 3 dx है ना, तो लिमिट क्या था 2, तो लोअर लिमिट इसे बोला था, इसे बोला था LL लोअर लिमिट। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे है x2 = 5 है, तो इसे बोला था अपर लिमिट UL। समझ में आ रहा है ना। आया समझ में, मैं क्या बोला, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। मतलब y dx जो y है x टू द पावर 3, इसका कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से लेकर 5 के बीच में आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब इस लिमिट के बीच में करना है। तो ये 2 था तो 2 यहाँ पे चिपकाओ, 5 यहाँ पे चिपकाओ। लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आ रहा है समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे अब इसका तो आपने इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दिया, 2 से 5 यहाँ पे चिपका दिया। लेकिन अब आगे फर्दर कैसे करेंगे, आप इसको और करो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4। आया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये 2 है और ये 5 है, ऐसे ही लिखें। लेकिन देखिए यहाँ से खेला चालू होता है असली। यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन खेला असली यहाँ से चालू हो रहा है। यहाँ से कैसे चालू होगा, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे ये चैलेंज ये है कि इसे सोल्व कैसे करेंगे। इसे सोल्व करने का तरीका देखिए, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। अगर लिखा हुआ है x टू द पावर 4/4 5 और ये 2 दिया हुआ है, मतलब इसको रीड ऐसे करते हैं कि x टू द पावर 4/4 जो है ना, मतलब इसमें क्या करना है ना, हमको 2 से लेकर 5 के बीच में इंटीग्रेशन कर तो दिया है यहाँ पे, लेकिन इंटीग्रेशन करके इसका आंसर लाना है 2 से 5 के बीच में। तो कैसे लाओगे आप कैसे लाओगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। पहले क्या डालोगे, अपर लिमिट डालोगे, इसमें x में पहले अपर लिमिट डालोगे, इसका सॉल्यूशन करोगे, फिर माइनस करके फिर इस x मतलब इसमें लोअर लिमिट डालोगे, x के जगह पे लोअर लिमिट डालोगे, फिर माइनस करोगे। 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप हो जाएगा। पहले ये क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। पहले मैं क्या करूँगा, x टू द पावर 4 है तो 5 टू द पावर 4/4, मतलब ये 5 टू द पावर 4, 5 x के जगह पे 5 डाला। ठीक है, बाई 4 किया, ये हो गया। फिर माइनस करूँगा, माइनस, फिर ये 2 डालूंगा, 2 टू द पावर 4/4 नीचे। आया समझ में कैसे किया मैंने, देख लो एक बार आप, देख लो आप एक बार देख लो। ये 5 है तो अपर लिमिट पहले डाला, लोअर लिमिट पहले नहीं डाला जाता है, पहले अपर लिमिट ही होता है फिर लोअर लिमिट होता है। पहले अपर लिमिट डाला, फिर इसका किया, फिर माइनस करूँगा, माइनस नहीं होगा प्लस नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। देखो फिर 2 डालूंगा, फिर इसका करूँगा। आ रहा है समझ में। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप तो कैलकुलेशन बचा हुआ है। ठीक है, इसे करो। 5 टू द पावर 4 कितना होता है, अब बताओ 5 टू द पावर 4 कितना होता है। 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25। ऐसे नहीं करोगे भाई, 5 टू द पावर 4 है। 5 टू द पावर 4 का मतलब 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 50 25 बचे 125 बचे 625, मतलब 625, 5 5 5 5। समझ में आ रहा है, 625/4 माइनस। अब यह 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। समझ में आ रहा है, 16/4। यहाँ तो कट ही गया भाई,
कटी गए 4 चौको 16, यहाँ से 4 चौको 16 नहीं, यहाँ पे 4 डालो, सीधी सी बात है 625 माइनस 16 करो, 625 में 16 गया कितना होगा, 625 में 16 गया तो 15 में 6 गया, 9 6 15, 609 बाई 4, समझ में आया ना, 609 बाई 4, इसे कटा लो आंसर आ जाएगा। आया समझ में, आ रहा है समझ में। चलो इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से करो, चुटकी में सोल्व करोगे आप। चलो इसे करो फटाक से, आप इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं इसको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। करो इसे फटाफट। आप सुने हो ना वो कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। तो बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तब भी जाकर आप परफेक्शन के नियर जाइएगा। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, 100% परफेक्शन तो आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन परफेक्शन के नियर जा सकते हैं। समझ में आ रहा ना, उतना काफ़ी है आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मतलब दबदबा हासिल करना है तो परफेक्शन के करीब पहुंचना होगा, ठीक है। तो हो गया, इसे सोल्व कीजिए फटाक से। चलिए मैं इसे देता हूँ आपको 2 मिनट का समय, 2 मिनट्स काफ़ी है। इसे सोल्व करें, पॉज करें और 2 मिनट में सोल्व करें जल्दी। मैं इसे सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलो पॉज करके सोल्व करो, ठीक है। मैं इसे सोल्व करता हूँ। देखो आप भैया, y = दिया हुआ है x³ + 5, ठीक है। कोई शक नहीं, ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x = 1 to x2 = 4, ठीक है। तो मतलब ये पता चल रहा है कि x1 = 1 to x2 = 4 दिया हुआ है, तो इससे पता चलता है कि भैया ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ तो लिमिट लगेगा, तो ये तो लिमिट दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम y dx निकाल देंगे। y dx कहाँ से कहाँ तक निकालना है भैया, 1 to 4, समझ में आ रहा है ना। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट मैंने लगा दिया, ठीक है ना। मतलब जो पहले बोलता है वो लोअर लिमिट होता है, जो बाद में बोलोगा वो अपर लिमिट होगा। आया समझ में आपको। देखिए यहाँ पे तो हम लिख देंगे यहाँ पे x³ + 5, ठीक है ना। इसका dx कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक करना है, तो कर दो, बहुत आसान है, कर दो। देखो अब x³ + 5 है, x³ का क्या होगा, x³ का होगा x⁴ बाई, इसका हो जाएगा नीचे 4 प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5x। सब सिखा चुका हूँ, अब तो बच्चे का खेल है ये, समझ में आ रहा है ना। चूरन दो और इसे सोल्व करो, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको भी वैसे करना है। अपर लिमिट में x के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस करके इस x के जगह पे लोअर लिमिट डालेंगे, आ जाएगा आंसर। करो नेक्स्ट सोल्व करो। अब कैलकुलेशन बस बच गया। देखो यहाँ पे अब 4 डालेंगे, 4 है ना, अपर लिमिट 4 है, तो 4⁴/4 कितना 4, जितना 4 ना उतना 4, समझ में आ रहा है ना। 5 × 4, समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। इसके बाद माइनस, देखो अब 1 डालेंगे यहाँ पे, 1⁴/4 प्लस 5 × 1, आया समझ में। अब इसे आप सोल्व कर दो, बहुत आसान छे, ज़्यादा हार्ड नहीं छे, समझ में आओ छे। देखो अब इसे करो, 4⁴ कितना हो जाएगा। अब 1 4 है भाई, 1 4 से 1 4 के काटना दो, क्या दिक्कत है। 1 4 से 1 4 को काट दोगे, आ रहा है समझ में कैसे होता है। 4 × 4 × 4 × 4, 1 4 से 1 4 को काट दो तो कितना होगा, 4 × 4 = 16, 64, ये 64 बच गया, आ रहा है समझ। 4 × 4 = 16, 64 बचा, प्लस 5 × 20, आया समझ में। मतलब 64 20 फटाक से लिखना, तो 64 और 20 कितना होता है 84, 64 और 20 84, ठीक है। अब माइनस, अभी 1⁴ है और 1⁴/4 है, 1⁴ कितना होता है 4, 1⁴ 1 होता है। मतलब 1⁴ का मतलब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1 × 1 मतलब 1 हो गया, 1/4, ये हो गया 1/4, ये प्लस 5 हो गया। 1/4 + 5 कितना होता है, ये होता है 5 4 9, ये होता है 4 5 20, 4 5 20, 20 21/4 हो जाएगा। मतलब 84 - 21/4, ऐसा समझो। अब इसे कर दो, 4 लो एलसीएम यहाँ पे और 4 से यहाँ पे कर, 4 × 4 = 16 का 6, 4 × 8 = 32, 1 33, 336 - 21। अब 336 में से 21 घटा होगा कितना होगा, 6 में से 1 गया भैया 5, 3 में से 2 गया भैया 1 और 3 का 3/4, 315/4 आंसर। आया समझ में आपको। चलो इसे नोट करो फटाक से। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ y = 5 देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, इंटीग्रेशन समझना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 = 2 to x2 = 4। चलो इस क्वेश्चन को करो। थोड़ा सा डर तो लगता है सवाल को देख के, लगना भी चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है, समझ रहे हो ना। इस डर को जीत लो, जीत मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो इसका, पहले आप करो, पॉज करके आप करो, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। देखो y dx आपको फाइंड करना है भैया। y के जगह पे कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। अरे यहाँ समझ में 5x हो जाएगा इसका। और कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से लेकर 4 तक, तो 5x करो यहाँ पे, यहाँ से 2 से 4 तक करो। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। देखो अब 5x है तो यहाँ पे डालो 5 × 4 डालो, एक बार 5 × 4 डालो यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 5 × 2 डालो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। देखो वही सेम करना है वैसे ही, क्योंकि 5 पे तो इसका 5x इंटीग्रेशन हुआ, 2 से 4 तक लिमिट है, सीधी सी बात है। 5 गुना 4 माइनस 5 गुना 2, सीधी सी बात है, लिमिट का अनुसार, ठीक है। अब 5 को कितना होता है 20, 5 गुना 10 होता है, 5 को 20, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, आंसर खटाखट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देता हूँ, इफ़ y इज इक्वल टू साइन थीटा देन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to theta from theta 1 is equal to 0 to 0 degree to theta 2 is equal to 180 डिग्री। आ जाओ, 180 डिग्री को कितना बुलाता है, पाई भी बुलाता है। आ जाओ, आप इसका सोल्यूशन बताओ कैसे करेंगे इसे। देखो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में एक दमदार क्वेश्चन है, जिसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, समझ रहे हो ना। HWS में हाहाकार विद संस्कार, समझ रहे हो ना, उसमें मैं बताऊंगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। ये देखोगे तो आप अगर इसका सोल्यूशन तरीके से करते हो, मतलब जो मेथड मैं आपको सिखाया हूँ, तो लगने वाला 1 से 2 मिनट, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा 2 सेकंड, 2 मिनट और 2 सेकंड में अंतर होता है, समझ रहे हो ना। 2 सेकंड में कराऊंगा मैं इसका, तो पहले लॉन्ग टर्म में देख ले आप, मतलब जिस तरीके से आप ऐसे मेथड से कर रहे हो तो पहले ऐसे कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, वाई डी थीटा फाइंड करूँगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, 0 से लेके, इसको तो पाई भी तो बोल सकते हैं, 180 को तो पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। 180 लिखूँगा तो घूस पोछ हो जाएगा, इसलिए पाई कर दिए इसे, ठीक है ना। थोड़ा समझदार बनना सीखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 से पाई तक करना है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। देखो यहाँ पे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है भैया, होता है आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब यहाँ पे डालो, माइनस है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये -1 है, तो -1 एक कांस्टेंट में गिना जाएगा, तो उसको माइनस को बाहर निकालिए, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए, ठीक है। अब कॉस पाई माइनस कॉस 0 लिखिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। कोई शक यहाँ पे, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई का वैल्यू होता है आपका -1, और इसका अब यहाँ पे देखो इसका क्या वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1। आया समझ में आपको। तो ये माइनस था और ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन 1 1 2 होगा, लेकिन -2 और माइनस कितना होगा, +2 आंसर। आया समझ में आपको। चलो इसे नोट करो। हाहाकार विद संस्कार में आपका स्वागत है। और यहाँ पे देखिए असल में हाहाकार मचाने वाला हूँ मैं। जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट देकर, उस क्वेश्चन को करने में कितना समय लगा आपको, उस क्वेश्चन को करने में कम से कम 2 मिनट समय लगा, ठीक है। मैं उसको 2 सेकंड में कराने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन 2 क्वेश्चंस को आप लॉन्ग मेथड से कीजिए, फिर जो शॉर्ट मेथड होगा ना उससे समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या करना है, 0 से π/2 तक दिया गया है साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा डी थीटा। वही सवाल है, उसका शॉर्ट वर्जन ऐसे होगा, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा मैं दे रहा हूँ आपको कि कॉस थीटा डी थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई तक। चलिए इसे कीजिए सोल्व, इसे कीजिए। कैसे कीजिए इसे सोल्व, इसे ऐसे कीजिएगा सोल्व। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। माइनस कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक करना है आपको, लिमिट लगाने की, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपका है 0 से π/2, मतलब माइनस जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन तो कर चुका है लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब कॉस π/2 माइनस कॉस 0 लिखेंगे, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, तो कॉस π/2 का वैल्यू कितना होता है, मतलब कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है आपका 1, मतलब 0 -1 -1 -2 मतलब +1 आ गया आंसर। आया समझ में, +1 आ गया, ठीक है। ये तो आया समझ में, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग तरीके से कैसे मैंने कराया देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैं जो है ना, मैं इसे बोलूँ तो इसे शॉर्टकट भी है इसका। अब मैं इसे बोलूँ तो इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगा। तो पहले आप ये कर ले, फिर शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ। साइन थीटा का होगा तो कैसे होगा, कॉस थीटा का होगा तो कैसे होगा, कोई लिमिट लगा हो, लिमिट का कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे, कैसा भी लिमिट हो आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो आप यहाँ पे पाई से 2 पाई तक करना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का होता है आपका इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है भैया, पाई से 2 पाई, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर दोगे साइन 2 पाई माइनस साइन पाई, यही करोगे ना, आंसर आएगा आपका। अब साइन 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन 2 पाई मतलब साइन 360, साइन 360 मतलब इक्विवेलेंट समझते हो उसके 0 के, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 1 नहीं 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन 360 का वैल्यू 0 होगा। ऐसा समझ आपको, साइन 360 का वैल्यू 0 होगा। अब साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई का वैल्यू होता है मतलब साइन 180 का वैल्यू होता है आपका 0, साइन 180 का वैल्यू 0, मतलब इसका आंसर तो 0 आ गया भाई। समझ में आ रहा है ना, आया समझ में। चलो इसे नोट करो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। पहले इसे नोट कीजिए आप। आपको जो प्रीवियस स्लाइड पे क्वेश्चन कराया था वो यही क्वेश्चन है दोनों, और उसका मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब डायरेक्ट आंसर मैंने कैसे लिखा,
आंसर जो आया था वही आंसर लिखा हूँ, लेकिन डायरेक्ट अगर लिखे तो कैसे लिखे, 2 सेकंड में कैसे लिखे। देखो आप जानते हो कि साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ क्या होता है और कॉस थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे तो मैं पहले साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ, ठीक है, साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। अब ये होता कहाँ से, साइन थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ चालू होता है आपका यहाँ से, ऐसे चालू होता है। डिटेल में मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, डिटेल में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे आपका होता है 3π/2 और यहाँ पे होता है आपका 2π, ठीक है। और आगे बढ़ाते चले जाइए जितना बढ़ाना है आपको एंगल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप एक बात समझिए, एक क्वाड्रेंट समझते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे चले जाता है। तो ये जो होता है ना पहला, इसको +1, जितना ऊपर होगा उसको +1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ तक +1 होता है, आ रहा है समझ में। और जितना भी नीचे होगा नीचे ये -1 मानते हैं, इसलिए इतना को -1, इसको -1, तो इसको -1 मानते हैं, इसको -1 मानते हैं, ठीक है, आया समझ में। बस इतना आप देख लो, देखो इसका आंसर चुटकी में कैसे आता है, ठीक है। देखो अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेकर π/2 तक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक। तो ये साइन थीटा है, इसका 0 से π/2 आंसर +1 आ गया, खत्म, खेला खत्म, समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जाम्पल कराता हूँ मैं, समझ में आया मैं क्या बोला हूँ आपको। देखो यहाँ पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, साइन थीटा का 0 से π/2, इसमें क्या आ रहा है +1 आंसर, खत्म है, +1 आया समझ में। अब देखो इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, साइन थीटा डी थीटा π से 2π तक, π से 2π तक। अब देख लो आप यहाँ पे π से 2π तक देख लो, मैं आंसर इसका बता दूँ फटाक से, आप बताओ फटाक से यहाँ पे देख के, π से 2π तक देखना है, मतलब साइन थीटा का π से लेकर 2π तक, π तक क्या आ रहा है, -1 -1 -2 आ रहा है, -2 आंसर होगा, करके देख लो लॉन्ग फॉर्म में आएगा यही आंसर। आ रहा है समझ में आपको, आ रहा है, बहुत बढ़िया से आ रहा है समझ में। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आ रहा है समझ में। π से 2π तक करना था तो हम π से 2π तक देखेंगे, π से 2π में क्या, एक -1 एक -1 -2 हो गया आंसर, सीधी सी बात है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए ले लूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँ आपको साइन थीटा π/2 से, यहाँ से लिख दूँ π/2 से लेकर 3π/2 तक, 3π/2 तक, π/2 से लेकर 3π, यहाँ खोज हो रहा है, थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, π/2 से लेकर 3π/2 तक, समझ में आ रहा है ना। साइन थीटा करना है, कर लो साइन थीटा डी थीटा, फटाफट करो, जल्दी बताओ, आप अपने से बताओ कैसे होगा बताओ। साइन थीटा डी थीटा π/2 से 3π/2 तक करना है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे π/2 कहाँ पे, साइन थीटा अगर आप देखेंगे π/2 यहाँ पे और 3π/2 यहाँ, मतलब यहाँ +1 या -1, +1 -1 कितना होता है भैया, +1 -1 0 होता है, सीधी बात है, खत्म, इसका 0 आंसर होगा। लॉन्ग टर्म में करके देख लो, आप वही आंसर आने वाला है। आ रहा है समझ में, कैसे हुआ, आ रहा है समझ में। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे कॉस थीटा खेला, कॉस थीटा का भी वैसे ही देखेंगे सीधा, कॉस थीटा का आप ग्राफ बनाओ। यहाँ पे कॉस थीटा ग्राफ कैसे बनता है, ये हुआ कॉस थीटा का ग्राफ, यहाँ से चालू होता है ऐसे, +1 से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, ऐसे जाता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये आपका होता है पाई, ये होता है आपका 2π, ये होता है आपका यहाँ पे 3π/2, सॉरी 2π नहीं होता, ये होता है 3π/2 और ये होता है आपका 2π, और नेक्स्ट बढ़ते जाता है, मतलब जितना बढ़ाना है बढ़ाते जाए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ऊपर +1, नीचे को -1, इसको -1, इसको +1, वैसे इसको भी +1, समझ में आ रहा ना, ऐसे अगर वो तो +1, समझ में आ गया, आगे आपको समझ में। देखो आप यहाँ पे अब करना है आपको कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है π से लेकर 2π तक। तो पाई यहाँ पे है, पाई भैया है, पाई पकड़ दो, 2π यहाँ पे है, तो -1 +1 आगे 0। बताओ, ये -1 और ये +1, मतलब पाई यहाँ से चालू हुआ और 2π यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब पाई से लेकर 2π के बीच में क्या बन रहा है, एक -1 ही बन रहा है, +1 ही बन रहा है, दोनों को जोड़ दो, 0 आ गया आंसर। चलो एक और एग्जांपल कराता हूँ मैं, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, उस एग्जांपल से फिर आएगा। मैं कॉस थीटा का बोल दूँ आपको, कॉस थीटा का बोल दूँ आपको, मैं बोल दूँ कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2π तक करो, पाई से 2π तक है, पाई से लेकर करो 3π/2 तक। कॉस थीटा का पाई से लेकर 3π/2 तक क्या होगा आंसर, फटाक से बताओ 2 सेकंड में। अब देखो यहाँ पे पाई, देखो पाई कहाँ पे, पाई यहाँ पे, 3π/2 कहाँ पे, 3π/2 यहाँ, पाई से 3π/2 -1 आंसर। कुछ नहीं सोचना इसमें, समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं सोचना, बस देखना आंसर ला देना है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही करने जाओगे तो कितना समय लगेगा आपको, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसे कितना 2 सेकंड में हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा हुआ, तो कॉस थीटा का एक और एग्जांपल दे दूँ आपको, इसमें 2 एग्जांपल दिया तो इसमें एक क्यों, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं दे दूँ आपको कितना, π/2 से 3π/2 तक ले लो, π/2 से 3π/2 तक ले लो। अब π/2 से 3π/2 तक देखो, ये π/2 है और ये 3π/2 है, तो -1 ऊपर तो कुछ नहीं आ रहा है, तो कैंसिल नहीं होगा, तो -1 कितना हो गया, -2 आंसर। आया समझ में आपको, इसी को बोला जाता है, जानते हो क्या, हाहाकार विद संस्कार। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाहाकार विद संस्कार, HWS मैं इसको बोलता हूँ, HWS, हाहाकार विद संस्कार, हाहाकार विद संस्कार। आया समझ में, हाहाकार विद संस्कार, मतलब इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हो, मतलब जितने बड़े बड़े मतलब लेंदी कैलकुलेशंस को इतना मतलब छोटा मैंने कर दिया, समझ में आ रहा है ना।
चलो इसे नोट करो फटाक से, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। समझ में आ रहा है ना? आपका आकार विद संस्कार सीरीज में स्वागत है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तो पूरे 10 क्वेश्चंस दूंगा और वो 10 क्वेश्चंस जो होंगे बहुत चुनिंदे होंगे, जिससे सारा इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप कीजिए। ये जो क्वेश्चन है पहला भैया कि ई टू द पावर एक्स डी एक्स दिया हुआ, जिसका लिमिट दिया हुआ 0 से 1 तक, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था, मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे अब ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है? ई टू द पावर एक्स ही होता है, खत्म। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है? 0 से 1, खत्म। अब अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स के जगह पे तो 1 माइनस ई टू द पावर 0, ये भी खत्म। अब ई टू द पावर 1 का क्या होता है? ई होता है। ई टू द पावर 0 का कितना होता है? 1 होता है आंसर, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 1 आया समझ में। चलो पैसा किस में नहीं शक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो π/2 से 5π/2 तक तो बना लो, क्या दिक्कत है? यहीं पे ग्राफ बना लो। क्या है? कॉस का है। कॉस का ग्राफ यहाँ से चालू होता है। लो चालू कर दो, चालू करो। यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे होता है आपका पाई, यहाँ पे होता है आपका 3π/2, यहाँ पे कितना होता है आपका? यहाँ पे होता है आपका 2π, और यहाँ पे कितना होता है? 5π/2। आया समझ में? कोई शक? मैंने सही किया है, मतलब ये कॉस थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ है, कॉस थीटा वर्सेस थीटा ग्राफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये होता है भैया +1, ये होता है -1, ये होता है -1, ये होता है +1, ये होता है +1, ये होता है आपका -1, ये होता है -1। आया समझ में? कोई शक इसमें? इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। दिखाओ अब π/2 से 5π/2 तक जाना है आपको, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है। कर दो, क्या दिक्कत है? π/2 से 5π/2 तक जाना है, मतलब यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो -1 -1 -2, अब +1 +1 +2 -2 +2 -2 ++2 0, इसका आंसर आएगा 0। आंसर 0 आया समझ में? चुपचाप आंसर 0। समझ में आया ना? देखो आप नेक्स्ट देखो y(x² + cos x + e टू द पावर x), इसमें कोई लिमिट नहीं, मतलब ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो भैया इसमें कांस्टेंट x ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे तो इसका निकालो आप y dx निकालो। y dx क्या हो जाएगा? x² का क्या हो जाएगा? x² का आपका हो जाएगा x⁴/3 प्लस cos x का क्या हो जाएगा? cos x का क्या होता है? sin x का होता है cos x, तो cos x का होता है -sin x, होता है ना? -sin x नहीं होता है -sin x, cos x का होता है sin x। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि cos x का जो होता है ना डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है ना वो sin x होता है। ठीक है, sin x हुआ, sin x हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e टू द पावर x है, इसका तो e टू द पावर x ही हो जाएगा, और प्लस c एक मतलब गिफ्ट तो ऐड करना बनता है। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका y dx आपको निकालना है। y dx y दिया हुआ है इतना 4e टू द पावर x, 4e टू द पावर x का हो जाएगा 4e टू द पावर x, क्योंकि 4 हुआ कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ रहा है। समझ, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस 1/x का क्या होता है? log बेस x, इतना तो आ गया होगा। ठीक है, अब देखो 3x² है तो 3 बाहर करो और x³ करो। आया समझ में आपको? और 5 sin x है तो +5 जो है कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे, और sin x का कितना होता है? sin x का होता है -cos x, यहाँ पे हो जाएगा -cos x। आ गया आंसर, इसे कर दो, अरेंज कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना? देखो यहाँ पे देखो y = log बेस x है, ये 5 नंबर आप करो। ये 5th नंबर जो क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलो इसे करो आप, y = log बेस x, इसका क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन y dx क्या होगा? इसका y dx होगा आपका, y dx क्या होगा? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, पहले यहाँ पे पूछता हूँ y dx बताओ आप, इसका y dx बताओ आपका, y dx क्या होगा? ऑप्शन ये है, ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है x⁻⁻1, सी नंबर ऑप्शन है x⁻⁻1, थोड़ा रॉयल अंदाज में लिखेंगे 1/x। ठीक है, सी नंबर है x⁻⁻2, और डी नंबर है हम गधा हैं। चलो बताओ आप गधा हो कि क्या हो? बताओ आप आंसर बताओ जल्दी, बताओ आंसर बताओ क्या होगा? y = log बेस x दिया गया है, y = log बेस x दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा? अब बता दो, y = log बेस x दिया हुआ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? क्या लग रहा है? 1/x भैया, ये जो है ना इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं कुछ, इसका इंटीग्रेशन हमें जानना भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इसका इंटीग्रेशन ना जानना है ना इंटीग्रेशन कुछ होगा इसका। समझ में आ रहा है ना? ये आंसर हो जाएगा हम गधा हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इंटीग्रेशन इसका कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन जो होगा ना dy/dx ये होता है भैया 1/x, आपने पढ़ा है ना? और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log बेस x। तो log बेस x का कोई इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हमको नहीं आता है। मतलब जो हमको आता है वो एग्जाम में आता है, मतलब जो एग्जाम में आता है वो हमको आता है, बस समझ लीजिए, जो एग्जाम में आता है वो हमको आता है। तो जितना आपको मैं बताया उतना काफ़ी है। समझ में आ रहा है ना? log बेस x का कोई इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log बेस x। समझ में आ रहा है ना?
और log बाई सी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। आया समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ और मूव करता हूँ और उसके बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है? चलिए इसे नोट करें फटाफट। स्टूडेंटगण कृपया ध्यान दें, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कृपया आप करें। समझ में आ रहा है ना? चलिए इस क्वेश्चन को आप कीजिए, पॉज करके आप कीजिए। समझ में आ रहा है ना? इतना ही काफ़ी है बस इस सवाल को सोल्व करने के लिए। ये तो बस नमूना है, समझ लीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसे इसलिए दे दिया हूँ कि अगर सवाल में दिया रहेगा ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो इसे देख के आप घबराएं नहीं। समझ में आ रहा है ना? देखो आप पहले पॉज करके आप कर लें, फिर मैं करता हूँ। मैं करूँ? ठीक है, करता हूँ। देखो इफ़ y इक्वल टू 3x², भैया y इक्वल टू दिया गया है 3x², ठीक है? सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। 3x² दिया गया, बोल रहा है देन फाइंड एरिया ऑफ गिवन कर्व। एक बात बताओ, एरिया मैं क्या बताया था? एरिया कौन देता है? ये कर्व का एरिया कौन देता है भैया? एरिया देता है इंटीग्रेशन। मतलब आपको बताया था ना कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन वो क्या देता है? एरिया देता है। और डिफरेंशिएशन क्या देता था? स्लोप देता था। तो एरिया बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब आपको बोल रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए कहाँ से कहाँ तक, x1 इक्वल टू 2, x2 इक्वल टू 5 कर दो भाई। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका आपको एरिया अगर निकालना है तो चुपचाप इंटीग्रेशन कर देना है। किसका? वो इस y का इंटीग्रेशन करना है 2 से लेके 5 तक के बीच में, तो कर दो इसका y dx कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 5 तक। मतलब करना है आपका 3x² dx का कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 5 तक। यहाँ तक कोई शक? इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ तक कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? सीधी सी बात है, एरिया पूछा, इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया ऑफ कर्व देता है। मैं प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, ठीक है? देखो यहाँ पे अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, 3 बाहर लाओ, x⁴3/3 होगा। समझ में आ रहा है ना? अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा? 2 से लेकर 5 तक। यहाँ 3 से 3 कटा दो, आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे करो x⁴3 है तो मतलब करेंगे 5⁴3 माइनस 2⁴3। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो कोई कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है? नहीं, कुछ गलत नहीं है। 5⁴3 अब यहाँ पे हो गया -2⁴3। संतुष्ट हो? ठीक है। देखो यहाँ पर 5⁴3 कितना होता है? 50 25 25 125। 125 माइनस 2 दूना 4 दूना 8। 125 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, कितना होता है? अब बताओ 125 में से 8 गया कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 117। 117 हो जाएगा, 117 इसका आंसर आ गया। आयो कुछ समझ में? आया समझ में? कुछ आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है? चलो इसके साथ एक और क्वेश्चन कर लो। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि फाइंड स्लोप ऑफ गिवन कर्व। ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है और ये कर्व दिया हुआ है ऐसे। समझ में आ रहा ना? इसका स्लोप आपको फाइंड करना है। एक कर्व दिया हुआ है ऐसे और y का जहाँ पे कर्व वेयर y इज इक्वल टू 3x² मान लो, y इक्वल टू 3x² है, इसका आपको स्लोप फाइंड करना है। अब बता दो इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं दे देता हूँ, कर्व फ्रॉम पॉइंट P टू Q, फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। मान लो ये PQ है, यहाँ पे ये P और ये Q है, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप आपको बताना है, क्योंकि हर जगह स्लोप डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो इसे सोल्व करो फटाक से। स्लोप बताओ क्या बताया था आपको? देखो मैं बता देता हूँ, जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना भैया, डिफ्रेंशिएशन वो देता है स्लोप। इंटीग्रेशन देगा एरिया, डिफरेंशिएशन देगा स्लोप। इंटीग्रेशन देगा एरिया, डिफरेंशिएशन देगा स्लोप। मैं दूंगा आपको शिक्षा और आप क्या देंगे? सिलेक्शन। समझ में आ रहा है ना? ये तो थोड़ा सा मतलब शायरी नहीं बना अच्छे से। इंटीग्रेशन देगा एरिया, डिफरेंशिएशन देगा स्लोप, मैं दूंगा आपको शिक्षा और आप देंगे सिलेक्शन। समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ पे तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे चुपचाप dy/dx निकाल देंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन देता है ना वो स्लोप देता है, डिफरेंशिएशन स्लोप देगा, ये स्लोप हो जाएगा। तो dy/dx कर दो, इसका क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू dy/dx क्या हो जाएगा? 3 कांस्टेंट से बाहर x⁴ मतलब 3 कांस्टेंट से बाहर इंटू 2 ये नीचे आएगा, x⁴ 2 इधर करते हैं यार, थोड़ा नीचे करते हैं। स्लोप करो यहाँ पे, स्लोप इज इक्वल टू 3, ये 3 2 6 हुआ, 6x इसका आंसर आ जाएगा। 6x इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? स्लोप होगा इसका 6x इसका स्लोप होगा। आया समझ में? चलो इसे नोट करो, फटाक से नोट करो। चलो आप इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं ग्राफ में आपको करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर भी कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो है मतलब इसमें एरिया फाइंड करना है आपको। देखो एरिया फाइंड आप कैसे करोगे? वो कर्व वाला था तो कर्व वाला तो एरिया निकाल दे, लेकिन मैं चाहता था कि ये भी क्वेश्चन यहाँ पे करा दो, क्योंकि ये जो है स्ट्रेट लाइन वाला है। समझ में आ रहा ना? मतलब ये बना हुआ है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका हो गया क्या? देखो 6 2 है और 4 है, तो 4 और 4 हो गया, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो तो कैसे करोगे आप? फाइंड एरिया ऑफ गिवन ग्राफ, तो एरिया फाइंड करना आपको। तो चुपचाप एरिया 2 है यहाँ पे, एक एरिया A1 है और ये A2 है, चुपचाप जोड़ दो इसे, A1 + A2। समझ में आ रहा है ना? अब A1 देखो,
A1 कितना है भैया, A1 निकालना है आपको, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है 4, ये हाइट कितना है 4, समझ में आ रहा है प्लस। अब A2 निकालना है आपको, तो A2 क्या करोगे, A2 कितना है, ये कितना है 4 और ये भी 4 है, मतलब ये स्क्वायर बना हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, आपका एरिया आंसर आ गया। मतलब ये 2 से 2 कटा 4 प्लस 4 इंटू 4, मतलब 4 चौको 16, 16 4 20, इसका आंसर आएगा 20 मीटर स्क्वायर। 20 स्क्वायर यूनिट्स लिखो, क्योंकि मैंने कोई मीटर वोटर नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, 20 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आया समझ में आपको, आया समझ में। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड स्लोप, क्योंकि स्लोप अगर कर्व वाला करा दिया तो ये भी स्लोप करा रहा हूँ मैं। फाइंड स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ, ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड रेशियो ऑफ स्लोप, फाइंड रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ। रेशियो फाइंड करना आपको, ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ पे y दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है। ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, मतलब आपको बताना है स्लोप अपन 1 अपन स्लोप अपन 2, स्लोप अपन 2 ये बताना है, ठीक है। ये दिया हुआ आपका 30 डिग्री और ये दिया हुआ आपका 60 डिग्री मान लो। चलो ये बताओ, रिकॉल हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, रिकॉल हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन स्लोप से रिलेटेड तो वैसा कर्व वाला सवाल था, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन वाला भी सवाल करा देना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ रहेगा, दोनों आपके दिमाग में फटाफट बैठेगा, ठीक है। तो स्लोप अपन 1 स्लोप अपन 2 क्या करेंगे, मैं बोलूँगा स्लोप, आपको समझना है tan थीटा, मैं 10 बार बोल चुका इसे, ठीक है ना। तो इसे tan थीटा 1 अपन tan थीटा 2 कर देंगे, tan थीटा 1 अपन tan थीटा 2, ठीक है। tan थीटा 1 मतलब tan थीटा 1 कितना है 60 डिग्री है, मतलब एक्स एक्सिस से ये 1 कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बाई एक्स एक्सिस से ये 2 कितना बना रहा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3 होता है, ठीक है, √3/2 1/√3, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर जो हो गया इसका आ जाएगा स्लोप अपन 1 अपन स्लोप 2 हो जाएगा आपका इसका 3/1 आंसर। आया समझ में, आ रहा है समझ में। चलो इसे नोट करो, फटाक से नोट करो, जल्दी नोट करो इसे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे से रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, समझ में आ रहा है, और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होने वाला है। अगर प्रैक्टिस का गेम बिगड़ा तो समझिए सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा हर एक चीज़ में, ठीक है। तो मैं आपको आज DPP में क्वेश्चंस देने वाला हूँ, 8-10 क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर नहीं हो तो घबराइएगा मत, क्योंकि उन क्वेश्चंस को मैं अभी बताया नहीं हूँ, और उन क्वेश्चंस को मैं कल बहुत अच्छे से डील करने वाला हूँ, और उसके बाद स्टार्ट करूँगा मैं लोगारिथम, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।